नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल कुणाल जीएस एकेडमी पर। तो आज हम लोग नदी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखिए, नदी से क्वेश्चन हमारे बिहार में जो भी एग्ज़ाम होता है, जैसे बीपीएससी, बिहार एसआई या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हमारे बिहार या ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं, उस सब में नदी से क्वेश्चन आना ही है और आता भी है। तो नदी बहुत सारे हैं हमारे इंडिया में, सब नदी को हम लेके करके कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे और गंगा नदी के 2-3 क्लास लेंगे, जिसमें आपको उस गंगा नदी से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, एकदम बीपीएससी लेवल तक, यहाँ तक आपको यूपीएससी लेवल तक क्वेश्चन उससे टच करेगा। गंगा नदी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले नदी कैसे निकलती है, कहाँ से निकलती है, ये सब जानना जरूरी है। कुछ मतलब बेसिक जान लीजिए। देखिए, नदी निकलने के लिए आपको 3 चीज जिम्मेदार होता है। नदी निकलने के लिए 3 चीज जिम्मेदार होता है। पहला क्या? तो पहला आपका पर्वत, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माउंटेन। दूसरा आपका ग्लेशियर, और तीसरा इस ग्लेशियर से जो झील बनता है, झील। देखिए, नदी निकलने के लिए ये 3 चीज जिम्मेदार होती है, माउंटेन, ग्लेशियर, झील। ये 3 चीज अगर है तो वहां से नदी निकलती है। बिना ग्लेशियर के नदी नहीं निकलेगी। झील बन भी सकता है, नहीं बन सकता है, डायरेक्ट ग्लेशियर से भी नदी निकल सकती है। तो ये नदी निकलने के लिए क्या होना चाहिए? माउंटेन होना चाहिए, ग्लेशियर होना चाहिए और झील होना चाहिए। ठीक है। तो ग्लेशियर समझते हैं आप लोग? ग्लेशियर क्या होता है? बड़े बड़े जो बर्फ का वो पत्थर होता है, उसे ही क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। वही पिघलता है, जो झील बनता है और वहां से नदी निकलती है। तो आप तो समझ गए होंगे नदी कैसे निकलती है। देखिए, उत्तराखंड हमारे भारत का राज्य है। उस उत्तराखंड में एक जिला है, उत्तरकाशी जिला। उस उत्तरकाशी जिला में 3 बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं और वहाँ से इस गंगा नदी का उत्पत्ति होता है। वहाँ से मतलब बहुत सारी नदी निकलती है और मिलकर गंगा नदी बनाती है। तो आज लोग हम देखेंगे कैसे वो निकलती है। तो देखिए, सबसे पहले आप जानिए निकलती कहाँ से है। राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है। उत्तराखंड में किस जिले से? तो उत्तरकाशी जिला से। यहाँ पे जिला भी लिख दे रहे हैं, जिला उत्तरकाशी। उत्तरकाशी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3 बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं। एक का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, दूसरे का नाम है मिलाम ग्लेशियर और तीसरे का नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। तो देखिए, ये हुआ ग्लेशियर, एक ग्लेशियर हुआ और एक ग्लेशियर हुआ। इस ग्लेशियर का क्या नाम है? गंगोत्री ग्लेशियर। हम शॉर्ट में जी लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। एक क्या है? मिलाम ग्लेशियर। एक क्या है? सतोपंथ। देखिए, सतोपंथ ग्लेशियर। इस उत्तरकाशी जिले में ना 3 बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं। एक कौन? गंगोत्री ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर और सतोपंथ ग्लेशियर। देखिए, अब कैसे यहाँ से नदी निकलती है। तो एक गंगोत्री ग्लेशियर से जब गंगोत्री ग्लेशियर पिघलता है
तो यहाँ से एक नदी निकलती है, देखिए ये नदी ऐसे निकली। इस नदी को ना जानवी बोलते हैं। इस नदी का क्या नाम है? जानवी नदी। ये जानवी नदी जब गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो एक पहाड़ी रास्ते में एक पहाड़ी मोड़ आता है, मतलब पहाड़ आता है। इस पहाड़ से टकराकर न यहाँ से मुड़ जाती है और फिर एक कंटिन्यू ऐसे ऐसे होती है, ठीक है। तो जहाँ ये पहाड़ी मोड़ आता है वहां से गंगा नदी मुड़ती है। तो इस पहाड़ी मोड़ का न बोलते हैं गोमुख। आप लोग गोमुख का नाम सुने होइएगा। यही है गोमुख। इस गोमुख से जब नदी मुड़कर निकली तो इस नदी का नाम बदल जाता है। इस नदी का नाम हो जाता है भागीरथी। भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। देखिए इस गोमुख से जब नदी आगे निकलती है, मुड़कर निकलती है, तो इस नदी का नाम बदल जाता है। शुरू में इस नदी का क्या नाम था? जानवी। जब ये नदी गोमुख से मुड़कर आगे बढ़ती है तो इस नदी का नाम हो जाता है भागीरथी और कंटिन्यू भागीरथी ही रहती है। तो देखिए इसका नाम अब चेंज नहीं होगा, ये भागीरथी नदी है। जब ये भागीरथी ये गोमुख से कुछ दूर आगे आती है तो इधर से एक नदी आती है और इसमें मिल जाती है, भागीरथी मिल जाती है। तो इस नदी का क्या नाम है? तो इस नदी का नाम है भेलांगना। इस भेलांगना नदी आके ये भागीरथी को मिल जाती है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जान लीजिए लोग कि कहीं भी देखिएगा लोग, जहाँ भी प्रयाग लगा रहता है तो प्रयाग का मतलब क्या होता है? प्रयाग वहाँ मतलब लगाते हैं जहाँ दो नदियों का संगम हो। जैसे प्रयागराज आप लोग सुने होइएगा, देव प्रयाग सुने होइएगा, गोविंद प्रयाग सुने होइएगा। तो ये सब प्रयाग लास्ट में लगाया क्यों गया? क्योंकि जहाँ भी दो नदियों का संगम होता है वहाँ उसको हम लोग प्रयाग बोलते हैं। तो आप लोग ये समझ गए। तो यहाँ एक भागीरथी और भेलांगना का संगम है, दो नदियाँ मिल गई तो इसे गोविंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। गोविंद प्रयाग, ठीक है। जब गोविंद प्रयाग से नदी थोड़ा, गोविंद प्रयाग जहाँ भेलांगना और भागीरथी का नदी का संगम है, उसी के पास एक बांध बंधा गया है। ये बहुत ही फेमस बांध है, आप लोग जानते होंगे। इस बांध का नाम है टिहरी बांध। टिहरी बांध, टिहरी बांध के बारे में आप लोग सुने होइएगा। जब ये गोविंद प्रयाग के पास एक बांध बांधा गया है, इस बांध का क्या नाम है? टिहरी बांध, जिसकी हाइट 261 मीटर है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कौन बांध? टिहरी बांध। यही टिहरी बांध की वजह से चिपको आंदोलन चला था, क्योंकि एक टिहरी बांध जहाँ है वो टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में है। टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में टिहरी बांध बंधा गया है। उस टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में जंगल है। जब एक बांध बांधा गया तो बहुत सारा जंगल जलमग्न होने लगा, जल से भरने लगा। तो सरकार ने आदेश दिया उस मतलब जंगल में पेड़ों को काटने के लिए। तो वहाँ के लोगों को पेड़ बहुत उपयोगी था, उससे बहुत मतलब वहाँ के लोगों को फायदा था, इसलिए सुंदरलाल बहुगुणा उसी गढ़वाल क्षेत्र में रहते थे, टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में, और उन्होंने एक आंदोलन चालू किया, चिपको आंदोलन। तो आप लोग समझ रहे होंगे चिपको आंदोलन के बारे में। देखिए तब ये नदी धीरे धीरे आगे ऐसे ऐसे कंटिन्यू होती जाती है। अभी भी इसका नाम चेंज नहीं है, भागीरथी है, समझ गए। फिर इस मिलाम नदी से ना एक नदी निकलती है और एक सतोपंथ से नदी निकलती है, और दोनों आगे एक जगह मिल जाती है। ये नदी निकलती है, इसे हम लोग विष्णु गंगा बोलते हैं, मिलाम से जो नदी निकलती है। और ये सतोपंथ से जो नदी निकलती है
इसे धौली गंगा बोलते हैं। समझ रहे हैं? ये विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम को क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग बोलते हैं। विष्णु प्रयाग, इसको विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। जब विष्णु प्रयाग से नदी कंटिन्यू होती है और कंटिन्यू होते 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 आके हमारे इस कहाँ मिल जाती है? ये भागीरथ नदी मिल जाती है। तो देखिए, जब विष्णु प्रयाग से नदी कंटिन्यू होती है तो इसका नाम बदल जाता है। इसका क्या नाम हो जाता है? तो इसका नाम हो जाता है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी, समझ लीजिएगा बाबू, नदी नहीं भी लिखेंगे तो ये अलकनंदा नदी, ठीक है। तो अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? यहाँ भी दो नदियों का संगम है, तो इसे बोलते हैं देवप्रयाग। ये देवप्रयाग। जब ये देवप्रयाग से नदी इधर इसी तरह जो संयुक्त धारा बहती है कंटिन्यू, इसी तरह बहते जाती है, तो जब अलकनंदा और भागीरथी के संगम को देवप्रयाग कहते हैं, और जब ये देवप्रयाग से नदी आगे बहती है तो इसी का नाम पड़ता है गंगा नदी। तो आप लोग समझ गए होंगे, गंगा नदी कोई डायरेक्ट नहीं निकलती है, ये दो नदियों को मिलने से निकल रही है। कौन कौन नदी? भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों को मिलने से ना गंगा का क्या हुआ? गंगा का एक संयुक्त धारा बनता है, इसी को हम लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, इस अलकनंदा नदी में ना बहुत सारे नदी आकर मिलती है। जैसे इधर से एक नदी आकर मिलती है, इस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। जब मंदाकिनी यहाँ के अलकनंदा और मंदाकिनी के जहाँ संगम है, मिलन है, इसे हम लोग रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। इसे रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही, देखिए यहीं पर एक मंदिर स्थित है जिसे केदारनाथ, यहीं पे केदारनाथ का मंदिर है, जहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं। तो यहीं पे है केदारनाथ, और केदारनाथ का मंदिर यहीं पे है, ठीक है। ये नदी में फिर इधर से एक नदी आकर मिलती है यहाँ पे, इस नदी का नाम है पिंडार नदी, ठीक है। ये पिंडार नदी और अलकनंदा के संगम को क्या बोलते हैं? तो इसका नाम पड़ता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। देखिए, ये पिंडार और अलकनंदा के मिलन को कर्णप्रयाग बोले। ये कर्णप्रयाग क्यों बोले? महाभारत में जो कर्ण है, कर्ण के नाम पर ही ये पड़ा है कर्णप्रयाग। क्यों कर्ण के नाम पर पड़ा है? क्योंकि वो कर्ण ने यहीं पर अपना तपस्या किया था, बोला जाता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा कर्णप्रयाग। इधर से एक नंदकी नदी आकर मिलती है जिसका नाम है नंदकी नदी। ये नंदकी नदी और अलकनंदा के मिलन को नंदप्रयाग के नाम से जानते हैं, प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो आपसे एक पूछ सकता है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, पूछेगा कि रुद्रप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर है? तो मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर है। दो नदी मिली तो रुद्रप्रयाग उसको बोला गया। ये भी पूछ सकता है कि पंचप्रयाग कहाँ स्थित है? पंचप्रयाग देखिए, एक विष्णु प्रयाग 1, नंद प्रयाग 2, कर्ण प्रयाग 3, रुद्र प्रयाग 4 और देव प्रयाग 5, और इसी अलकनंदा पर ही पांचों प्रयाग स्थित है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब देखिए, एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन पंच प्रयाग में नहीं है? तो ये सब पंच प्रयाग में आते हैं,
गोविंद प्रयाग कहाँ है, अलकनंदा पर जो भी है ना ये सब पंच प्रयाग है। ये कहाँ पे है, भागीरथी और भेलंगना का संगम है गोविंद प्रयाग, ये पंच प्रयाग में नहीं आता है। ठीक है, आप लोग इतना ध्यान रखिएगा लोग। अब देखिए, जब देव प्रयाग से नदी आगे जो संयुक्त धारा बहती है, तो ये अभी जितना ये सब आप लोग देखें, ये सब अभी पहाड़ी इलाका में है, पर्वतीय इलाका में ये सब अभी नदी बह रही है। ये अभी एकदम जैसे हम लोग का समतल पृथ्वी है, यहाँ अभी समतल धरती पर प्रवेश नहीं की है गंगा। जब यहाँ से देव प्रयाग से नदी कुछ ऐसे नीचे आती है, तो एक जगह आता है उत्तराखंड में ही, इस जगह का नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब क्या हुआ, ऋषिकेश का मतलब ये हुआ कि गंगा नीचे उतरना शुरू हुई है। जब अभी भी आप ऋषिकेश घूमने जाइएगा तो देखिएगा सब अभी पर्वतीय इलाका है, पहाड़ी इलाका है। तो ऋषिकेश का मतलब यही हुआ कि वहां पे गंगा मतलब वहां से अब नीचे मैदानी भाग में उतरना शुरू होती है इस ऋषिकेश से। जैसे जैसे ऋषिकेश से नीचे आएंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे तो एक जगह फिर आता है उत्तराखंड में, जिसका नाम है हरिद्वार, जहाँ कुंभ का मेला लगता है। देखिए, इस हरिद्वार का मतलब क्या हुआ, ये हरिद्वार उत्तराखंड का एक जगह है। ठीक है, हरिद्वार का मतलब ये हुआ कि वहाँ गंगा मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। यानी हरिद्वार में जाइएगा तो गंगा एकदम समतल पृथ्वी पर धरती पर बहती है, हरिद्वार से गंगा एकदम मैदानी भाग में बहती है। तो आप लोगों को इतना एक कंसेप्ट क्लियर होगा। वहां से धीरे धीरे अब देखिए, ये हम पूरा भारत का मानचित्र नहीं बनाए हैं, यानी इंडियन मैप पूरा अच्छे से अभी नहीं बनाया है, फुल इस तरह मैप रहता है सब, अभी समझने के लिए आपको बनाए हैं। देखिए, ये है आपका उत्तराखंड। ठीक है, ये क्या है, उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है। ठीक है, ये हमारा क्या है, यूपी है। यूपी कौन है, उत्तर प्रदेश। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश। और यही है हमारा, ये है बिहार। और ये है झारखंड। और ये हमारा पश्चिम बंगाल। ये भी लिख दे रहे हैं, समझिए आप लोग। तो देखिए, ये सब उत्तराखंड की कहानी था। ये उत्तराखंड की कहानी आप लोग समझ गए। अब आप लोग को ये जानना है गंगा कौन कौन राज्य में बहती है और कैसे जाकर समुद्र में मिल जाती है। ये यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को गंगा कंप्लीट होती है और गंगा से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग उत्तराखंड की कहानी पढ़े। अब देखेंगे यूपी में कहाँ से कौन जगह से प्रवेश करती है, यूपी में किस किस जिले से होकर बहती है, और फिर यहाँ कौन से जगह से बिहार में प्रवेश करती है, और बिहार में कौन कौन जिले से बहती है। फिर झारखंड में उतना, झारखंड में मात्र झारखंड का एक जगह है, वहीं पर बस झारखंड एक मतलब झारखंड का एक छोटा सा जगह है जो गंगा नदी किनारे है, वो हम कल वीडियो में बता देंगे। तब फिर झारखंड से पश्चिम बंगाल में कौन सी जगह से प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल में बहती है और वहां से गंगा समुद्र में गिर जाती है। ठीक है, तो आप लोग को एक क्लियर होगा। कल हम फिर ये सब देखेंगे जो अभी बताए हैं। तो इतना आप लोग क्लियर करके रखिएगा, फिर इसके आगे नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की होगा। धीरे धीरे सब एक एक नदी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो नदी से हमारा एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। नदी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जल्दी याद ही नहीं होता है किसी लड़का से, तो आप कोशिश कीजिएगा। आप लोग अच्छे से समझा दिए हैं इसलिए याद हो गया होगा।